Hello everyone, this is Ekta and welcome back to my YouTube channel Expressive Commerce. हम बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड ख़त्म कर चुके हैं विद MCQs और उसके साथ साथ मैं आपके लिए केस स्टडीज़ की वीडियो भी लेकर आती रहूँगी. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना थर्ड चैप्टर विच इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट. एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है केस स्टडीज़ के व्यू से अगर देखा जाए तो, और बहुत इजी भी है. ठीक है, तो आपको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से इसको फिनिश करवा दूँ. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले हम समझते हैं कि बिज़नेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है. एनवायरनमेंट का मीनिंग अगर हम देखें इन बेसिक टर्म्स, अगर हम अपना एनवायरनमेंट देखें तो वो चीज़ें जो हमको सराउंड करती हैं, राइट, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो हमारे आसपास हैं. बिज़नेस एनवायरनमेंट, बिजनेस का भी एनवायरनमेंट होता है जैसे हमारा एक लिविंग एनवायरनमेंट होता है. बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स होते हैं. इट्स द टोटल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स और फोर्सेस विच अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. यानी कि ये कुछ फैक्टर्स और कुछ फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होते हैं और उनसे बिज़नेस अफेक्ट होता है. यानी कि वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिज़नेस को टाइम टू टाइम अफेक्ट करते रहते हैं, बिज़नेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन बिज़नेस का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता. ओके, बिज़नेस इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, इनको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अपनी तैयारी रख सकता है फ्यूचरिस्टिक तरीके से सोच के, राइट. ये है आपका बिज़नेस एनवायरनमेंट. कुछ जिन फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं वो इकोनॉमिकल भी हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हो सकती हैं, या फिर टेक्नोलॉजी हो सकती है, और इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, या कोई इंडिविजुअल है जो आपके बिज़नेस को अफेक्ट कर सकता है, जैसे सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनका कोई टेस्ट चेंज हो जाए, कॉम्पिटिटर्स हैं. ये सब आपके बिज़नेस को बहुत रिलेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, राइट. ये वो सारे फोर्सेज हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. जो फर्स्ट फीचर है दैट इज़ इट इज़ द टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जिन फोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, जिन फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो सप्लायर्स हैं, कोई इंडिविजुअल है, कोई इंस्टीट्यूशन है, या फिर गवर्नमेंट है, तो ये सब एक्सटर्नल फोर्सेज हैं. यानी कि ये सब बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, ये सब बिजनेस के आउटसाइड ही सराउंडिंग में आपको मिलेगा, राइट. इट इज़ द ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज. नेक्स्ट है, इनमें से कुछ फोर्सेस स्पेसिफिक होते हैं और कुछ फोर्सेस जनरल होते हैं. अब स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस वो होते हैं जो हर बिजनेस को स्पेसिफिक तरीके से, यानी कि जैसे जो एक कंपनी है, राइट, एक बिजनेस है, उसके जो इन्वेस्टर्स है, ज़रूरी नहीं कि वो इन्वेस्टर्स ही बाकी सारे बिजनेस जितने भी मार्केट में सबके इन्वेस्टर्स हों. या जैसे कि अगर कोई कपड़े की मिल है, ठीक है, कोई क्लॉथ मिल है, तो उसके जो कस्टमर्स होंगे और किसी फूड आइटम के जो कस्टमर्स होंगे, वो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन जो उनका प्रेफरेंस है, जो उनका टेस्ट है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे चेंज होता है. तो वो स्पेसिफिकली उनको जो है इम्पैक्ट करेगा, राइट. ये स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं जो हर बिजनेस को स्पेसिफिकली अफेक्ट करते हैं. जनरल फोर्सेस, जैसे कि कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है, किसी टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे ही मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं. जैसे कि डीमोनेटाइजेशन आया. डीमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई जिसके बारे में किसी को बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी कुछ गवर्नमेंट करने वाली है. डीमोनेटाइजेशन आया तो उसकी वजह से अगर कुछ इम्पैक्ट आया है या सबको प्रॉब्लम हुई, तो सारे बिजनेस को सेम ही फेस करना पड़ा है. ऐसा नहीं कि कोई बिजनेस रह गया हो, ठीक है, तो सबको ही वो चीज़ फेस करनी पड़ी. उसके बाद GST अप्लाई हुआ. GST भी सबके लिए, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव था, कुछ के लिए नेगेटिव था, बट वो आया सबके लिए, सबके ऊपर अप्लाई हुआ वो. वो जनरल फोर्सेस होते हैं जो सारे बिजनेसेस के लिए आते हैं. नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस. यानी कि इंटर रिलेटेडनेस का मतलब है कि अगर एक किसी चीज़ में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से दूसरी चीज़ में भी चेंज आएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले लोग कैमरा ख़रीदते थे, राइट. जब मोबाइल फ़ोन्स में कैमरे अच्छे आने लग गए तो लोगों ने कैमरा ख़रीदने थोड़े कम कर दिए, क्योंकि जब उनको इतना अच्छा कैमरा अपने फ़ोन में ही मिल रहा है DSLR क्वालिटी का, तो फिर वो मोबाइल फ़ोन से ही पिक्स क्लिक कर लेते हैं. हम आप भी करते हैं, ठीक है. तो अब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह गई है कि हम किसी कंपनी का स्पेशली कैमरा ख़रीदें सिर्फ और सिर्फ फ़ोटोग्राफी करने के लिए, ठीक है. तो वो काम कैमरे से हो जाता है. तो अगर मोबाइल फ़ोन्स ने हाइक लिया तो कैमरे की जो डिमांड है वो कम हो गई. इंटर रिलेटेडनेस, यानी कि एक की वजह से दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ता है. सेकेंड है नेक्स्ट है डायनेमिक नेचर. डायनेमिक का मतलब
आपको पता है चेंजिंग नेचर, राइट, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, जो कस्टमर प्रेफरेंसेस हैं वो कभी भी चेंज हो सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो डायनामिक नेचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, जिसको हम काफ़ी हद तक उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम उसको सही ही जज करें कि यही होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। सो इसलिए बिज़नेस एनवायरनमेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हम उसकी समझ से, उसकी अंडरस्टैंडिंग से ये अंदाज़ा लगा पाएँ टाइम टू टाइम, और ये चेक कर पाएँ कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है या फिर कौन सी चीज़ कैसे चेंज होने वाली है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। सो जैसे कि डायनामिक नेचर है तो चेंज होता रहता है, तो उसी हिसाब से अनसर्टेन भी है, क्योंकि बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस फ्यूचर के लिए बनाया जाता है कि फ्यूचर में वो ग्रो करेगा, प्रॉफिट कमाएगा। सो अनसर्टेन है बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, और चाहे वो स्पेसिफिक फोर्सेज हों चाहे वो जनरल फोर्सेज हों, वो कभी भी कैसे भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो नेचर उसका अनसर्टेन है, जिसके बारे में कभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, श्योर होके कोई नहीं कह सकता कि नेक्स्ट जो चेंज आने वाला है वो यही है। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो। सो इम्पॉसिबल नहीं है कि हम बिज़नेस एनवायरनमेंट को समझ ही नहीं सकते, इसीलिए बिज़नेस एनवायरनमेंट को एक स्टडी की तरह रखा गया है, सो दैट जो भी बिजनेसेस हैं मार्केट में जो सर्वाइव कर रहे हैं और करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, सो जो कॉम्प्लेक्सिटी है बिज़नेस एनवायरनमेंट की उसको समझ पाएँ, राइट। सो उसी के लिए ज़रूरी है कि हम जो उसका कॉम्प्लेक्स नेचर है उसको समझें बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी के थ्रू। सो टाइम टू टाइम बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते रहनी चाहिए हर बिज़नेस को, सो दैट जब भी कोई चेंज आए, और अगर हमें एग्जैक्टली नहीं भी पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो अगर हमें ये पता है कि कुछ चेंज ऐसा होने वाला है तो हम उसके लिए प्रिपरेशन रख सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिविटी। सो रिलेटिविटी का क्या मीनिंग है कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो पूरी लाइक वर्ल्ड की बात हो रही है, क्योंकि हर जगह तो बिज़नेस रहता ही है, राइट। सो बिज़नेस तो रहता है हर जगह, लेकिन जो उसका रीजन है जहाँ पे बिज़नेस एग्जिस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग उसका बिज़नेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, यानी कि रीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे इंडिया में जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो अलग है, किसी और कंट्री में जाएंगे तो वहाँ का बिज़नेस एनवायरनमेंट अलग होगा और वो अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगा बिजनेसेस को। सो कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो डिफ़र करता है। सो ये है मीनिंग यहाँ पर रिलेटिविटी का। सो आइए नेक्स्ट देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट। So the first importance of business environment is identification of opportunities to get the first mover advantage. So ये first mover advantage क्या होता है? आपको ये तो पता है कि opportunities का क्या मतलब होता है, कि ऐसी कोई opportunity जो market में है और उसे हमें identify करके first mover advantage लेना है। So first mover advantage का meaning क्या होता है कि ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई product या फिर ऐसा कुछ जो किसी और कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है अभी तक मार्केट में, और वो चीज़ आप पहले करो। सो ये होगा कैसे? सो जब आप बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे बहुत अच्छे से, यू विल स्टडी इट थरली, और आप टाइम टू टाइम उसको स्टडी करते रहोगे और आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली जो कस्टमर है वो क्या डिमांड करने वाला है, या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके उनकी क्या डिमांड है। सो उसको समझ के जब आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओगे या उसके अकॉर्डिंग कोई स्टेप लोगे, सो दैट विल बी योर फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एप्पल ने वॉचेस बनाई, स्मार्ट वॉचेस, राइट। सो स्मार्ट वॉचेस और भी कंपनीज लेकर आई उससे पहले, उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये नहीं था। सो फर्स्ट उससे पहले भी कोई कंपनी लेकर आ चुकी थी, लेकिन उनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये था कि उन्होंने एक्चुअली ये समझा कि स्मार्ट वॉचेस में कस्टमर को चाहिए क्या क्या चीज़ें, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया स्मार्ट वॉचेस का, और उसके थ्रू उन्होंने मार्केट को कवर कर लिया, ठीक है। तो ये था उनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज कि उन्होंने मार्केट को बहुत अच्छे से स्टडी किया, ये समझा कि कस्टमर को प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने प्रोडक्ट बना के दे दिया कस्टमर को, राइट। सो ऑब्वियसली कस्टमर जब सेटिस्फाई हो गया तो आपका प्रोडक्ट अपने आप ही वर्क करेगा। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। सो जैसे हम अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, वैसे ही हमें थ्रेट्स और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को भी आइडेंटिफाई करना होता है। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे नोकिया, जैसे एंड्रॉयड मोबाइल्स ने आना शुरू किया, बट नोकिया ने चेंज नहीं किया अपने प्रोडक्ट में। सो ये उसका अर्ली वार्निंग सिग्नल था उस टाइम कि वो भी कुछ अपने प्रोडक्ट में ऐसा चेंज करे, लेकिन वो उस थ्रेट को नहीं समझ पाए
और इसलिए नोकिया आज की डेट में आपको कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, राइट, काफ़ी डाउन चला गया है। सो अगर वो उस टाइम उन अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को समझ के अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करते, सिग्निफिकेंट चीज़ें लेकर आते, सो शायद उनका प्रोडक्ट चल जाता, जैसे कि एंड्रॉयड चल रहा है आज की डेट में। सो वो उस टाइम उस थ्रेट को, उस डेंजर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उस सिग्नल को, और इसलिए उनकी कंपनी ऑलमोस्ट आप जानती हैं। नेक्स्ट इज़ टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज। सो हर कंपनी के पास अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिसोर्सेज हैं, उनको पता है कि वो रिसोर्सेज किस कॉस्टिंग पे लेकर आ रहे हैं, किस कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, कहाँ से लेकर आ रहे हैं। सो उनके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको ऐसे प्रोडक्ट में लगाना जिससे कि वो रिसोर्सेज भी वेस्ट ना हो, राइट। मतलब मुझे पता है कि मैं एज अ कंपनी किस चीज़ को बनाने में बेस्ट हूँ, किस चीज़ को बनाने में मैं बेस्ट हूँ अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स नीड और उनकी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग। सो मुझे अपने रिसोर्सेज को वहीं यूज़ करना चाहिए जहाँ पर मुझे उसके थ्रू प्रॉफिट भी मिले और कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाए। नेक्स्ट इज़ कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। सो हमें पता है हमारा एनवायरनमेंट इज़ वेरी अनसर्टेन और वो बहुत डायनामिक नेचर का है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट को हमें रीड करते रहना चाहिए, सो दैट जो अचानक से चेंजेस होने वाले, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसके वो चेंज हुआ, ठीक है, अचानक से मार्केट में एक चेंज आया और उसके लिए कोई भी कंपनी रेडी नहीं थी, क्योंकि अगर इसका अंदाज़ा होता भी तो हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि डिमोनेटाइजेशन में क्या होने वाला है, लाइक कौन से नोट आ रहे हैं, कौन से नोट बंद होने वाले हैं, क्या होने वाला है, कब होने वाला है, गवर्नमेंट कब पॉलिसी चेंज करेगी। सो इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था, और जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ बहुत सारी कंपनी को लॉसेज हुए, काफ़ी सारे बिजनेसेस बंद भी हो गए, काफ़ी सारे लोगों को बिज़नेस बंद करना पड़ा। सो हमें बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए, और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, सो दैट अगर रैपिडली कोई चेंज भी आता है तो हम उसके साथ कोप कर पाएँ, ऐसा ना हो कि हमारा मार्केट वहीं ख़त्म हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। सो प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन हम किस चीज़ के अकॉर्डिंग करते हैं कि जो हमारा बिजनेस चल रहा है प्रेजेंट में, राइट, और पॉलिसीज़ हम बनाते हैं हमेशा फ्यूचर के लिए, प्लानिंग भी हम फ्यूचर के लिए करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि प्लानिंग का क्या मतलब होता है, कि कब करना है, हमें क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, राइट, व्हाट इज़ टू बी डन। सो जो भी हम प्लानिंग करें अपनी, वो बिज़नेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करने के बाद ही करें। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट बिज़नेस का जो है वो अभी कैसे वर्क कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम ये अंदाज़ा लगाएं, या जो भी हमारी स्टडी है उसके अकॉर्डिंग ये देखें कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। हम 100% कभी भी सही नहीं हो सकते फ्यूचर के बारे में, चाहे वो आपकी नॉर्मल लाइफ हो, चाहे वो आपका बिज़नेस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हो सकता है, या फिर अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज के अकॉर्डिंग हम जज कर सकते हैं कि ये होगा, लेकिन वो हमेशा 100% ट्रू हो ये नहीं हो सकता। लेकिन जब हम पॉलिसीज़ और प्लानिंग्स करके चलेंगे तो हमें अगर नुकसान झेलना भी पड़े तो वो बहुत कम होगा, क्योंकि हमारे पास प्लानिंग होगी कि अगर ऐसा हो गया तो हमें क्या करना है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें क्या करना है। सो जो प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन है वो हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग और फ्यूचर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एंड लास्ट इज़ हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। सो अगर आप थॉरली स्टडी करते रहेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट को, उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ बनाते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करते रहेंगे, सो ये आपकी कंपनी की और आपके प्रोडक्ट की भी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने मीनिंग, फीचर्स और इम्पॉर्टेंस को पढ़ा है। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और भी काफ़ी कुछ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।